बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने इस ब्लॉग के अंदर दो खबरें ऐसी कि जिनके दोनों के ऊपर ही आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि किस किस्म की डेमोक्रेसी और किस किस्म की जमहूरियत के अंदर हम लोग रह रहे हैं। एक तो हमारे कलीग हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और अपनी बीट के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, बहुत कमाल की खबरें लेके आते हैं। उनको भी आज नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वजूहात और क्या यही सलूशन है, उसके ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली, शेर अफजल मरवत साहब वैसे तो हमेशा ही अपने तर्ज तखातुब की वजह से, अपनी विटीनेस की वजह से हमेशा ही खबरों का हिस्सा रहे, फिर कंट्रोवर्सीज की वजह से खबरों का हिस्सा रहे। कभी कोई लड़ाई, कभी स्टूडियो की लड़ाई, कभी जलसे जुलूस, कभी हीरो बनाया गया। हीरो से ज़ीरो तक का सफ़र शेर अफजल मरवत साहब ने हम तमाम लोगों की आंखों के सामने तय किया है। रिसेंटली हमने देखा उनका डिक्लाइन के कैसे उनको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर सवाबी जलसे वाला रिसेंट इंसिडेंट, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब स्पीच कर रहे थे और शेर अब्दुल मरवत साहब के नारे लग रहे थे और शेर अब्दुल मरवत साहब क्राउड को तब वलवला और जोश दिला रहे थे एट दैट टाइम। खैर व्हाटसोएवर जो भी रीजंस थी, शेर अब्दुल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। होता तो ये है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि जब आंधी आ रही हो तो थोड़ा झुक जाता है बंदा या बैठ जाता है। मरवत साहब जो हैं वो पार्टी के ऊपर तो नहीं बरसे या पार्टी की क़यादत के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर तो नहीं बरसे। उन्होंने रुख थोड़ा सा राइट लेफ्ट का कर लिया है। मरवत साहब ने सहाफ़ियों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और स्पेसिफिकली एक सहाफ़ी को। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं मरवत साहब से मुत्तफ़िक भी रहा हूँ माजी में। बहुत सारे इस तरह के लोगों को मरवत साहब ने कॉल आउट किया है जिनको लोग कॉल आउट करने की ज़रूरत नहीं करते थे। लेट्स से वो क्या है, आदिल राजा उसको सबसे पहले मरवत साहब ने कॉल आउट किया। लोग डरते थे कि आदिल राजा की टीम इतनी तगड़ी है, सोशल मीडिया के ऊपर जलालत होगी, बट मरवत वॉज द मैन जिन्होंने कॉल आउट किया आदिल राजा साहब को भी। अब मरवत साहब ने एक डिफरेंट अंगड़ाई ली है, डिफरेंट कहानी सुनाई है या डिफरेंट एंगल ले लिया है। वो है, ही स्पोक अबाउट इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान साहब की कहानी क्या है, क्या बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा पहले ये मरवत साहब का क्लिप सुन लीजिए कि उन्होंने टारगेट कैसे किया है इमरान रियाज खान साहब को, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। इमरान रियाज का मैंने काफी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो ठेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का ठेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है, वो वहां पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ, इनको खानदान समेत रखा गया। न इसकी जबान जख्मी हुई थी और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया, कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है। फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान एक हफ्ते में ठीक हो गई। और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में, वहां फिश पॉन्ड है, वहां महल इसने बनाया है, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहां से कमाए। और यही अली अमीन खान ने यह भी कहा है कि फैज हमीद का ये दस्ते रास्ता एजेंसियों के साथ इसके पीटीआई के दौर में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अब ये फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये कहते हैं खचरों की तस्वीर इसने पहले से रखी है कि मैं खचरों के जरिए भागा। और भाई अगर हुकूमत आपको न भागने देती तो आपका पासपोर्ट 1 मिनट में ब्लॉक होता, आप यूके किस तरह पहुंचते। पासपोर्ट आपका ऑपरेशनल है, आप यूके तक पहुंच गए। और काम इन हजरत का यही है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि फलां को जनाब आपने तख्ते मश्क बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज के उस तमाम प्रॉपर्टी की, मैं उनको शेयर करूंगा। लेकिन इमरान रियाज जो हैं इसके और बहुत सारे कारनामों का मुझे इल्म हुआ है। मैं आज या कल इस पे मजीद जनाब मरवत साहब का क्लिप आपने सुन लिया। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये तमाम तर चीज़ें या तमाम तर जो शवाहिद इनके पास हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे हैं मरवत साहब अपनी वीडियो के अंदर, ये वीडियो पहले रिलीज़ करते, उसके बाद सहाफ़ियों से बात करते कि देखो भाई इमरान रियाज खान ये कर रहा है, मेरे पास सबूत थे, मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। लेकिन मरवत साहब के पास भी सिर्फ लफ्जी बमबारी है, सबूत कोई भी नहीं है। सबसे पहला इल्ज़ाम जो मरवत साहब ने इमरान रियाज खान साहब के ऊपर लगाया कि जनाब ये एजेंसियों ने इनको भगाया है और ये इनको हीरो बनाने के लिए खुद साख्ता इनको वो गुमशुदगी और वो जबरी गुमशुदगी वाला कोई सीन नहीं था, एजेंसियों ने इनको छुपाया हुआ था ताकि इनको हीरो बनाया जा सके। तो मरवत साहब ये मशवरा अपनी एजेंसीज़ को भी दे दीजिए कि किसी और को हीरो इस तरह का बना के इमरान रियाज खान को काउंटर करवा लें। कोई एजदा हीरो एक और बढ़ा लो, फाड़ लो ना, कितने लगे फिर रहे हैं, कितने जो पीटीवी की नौकरियां कर रहे हैं या कोई और इदारों के अंदर नौकरियां कर रहे हैं, किसी और को पकड़ लें, एक को उठा लें कोई चंद हफ्ते महीने के लिए फैमिली के साथ, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इमरान रियाज खान को रखा था,
इमरान रियाज को काउंटर करवा लो, इसमें काम कौन सा है? आप इतने ज़ीरक और इतने ज़हीन आदमी हो, ऐसा मशवरा दो ना कि भाई उठा लो किसी और को और उसको हीरो बना लेते हैं। सेकेंडली, मैं नाज़रीन पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं पहला बंदा था जब इमरान रियाज खान साहब 5-6 महीने की गुमशुदगी के बाद अपने घर लौटे थे, तो सहाफ़ती कम्युनिटी में से क्या उनकी फैमिली के बाहर जो लोग थे, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेट हिम एट दैट डे। कोई सुबह के फजर के टाइम के ऊपर मैं यहाँ अपने लाहौर में था दैट डे, तो मैं घर से निकला था और मैं इमरान रियाज खान साहब के घर गया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट कि इमरान भी की हालत उस टाइम के ऊपर ये थी कि आई थिंक वो जब उनको आप हग करते थे तो सिर्फ हड्डियाँ थी, गोश्त नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई हुई थी। और मुझे अभी तक याद है एक्सक्यूज़ मी, मुझे अभी तक याद है मैं मिल के 2-4 मिनट वहाँ पे रुका, आई जस्ट मेट हिम एंड और मैं वापस निकल आया क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली का टाइम है। तो 2-4 दिन हफ्ते के बाद मुझे फिर उनकी फैमिली में से कॉल आई कि इमरान कह रहे हैं साकिब का मुझे उससे मिलना है। वो मुझे मिलने नहीं आया अभी तक। तो फिर फैमिली में से बताया गया कि भाई वो तो आपको सब दिन सबसे पहले आके मिल के चला गया था। सो अभी तक मुझे याद है कि उनकी मेमोरी का और उनकी मेंटल कंडीशन एट दैट टाइम क्या थी। वो आज तक भी, और फिर मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, वैसी कंडीशन ज़िंदा, मतलब मैं वो सख्त लफ्ज़ है मुझे माफ़ कर दीजिए, ज़िंदा लाश वाला सीन था दैट डे। और ठीक है, मरवत साहब के अपने ग्रजेस हैं, फिर इल्ज़ामात उन्होंने मरवत साहब ने ठोक दिए उनकी ज़ात के ऊपर कि वो ठेके मांगते रहे हैं। वो मुझे नहीं उस चीज़ का पता, इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब खुद एड्रेस करेंगे, जिसका मुझे नहीं पता उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये भी इल्ज़ाम है दैट आई कैन टेल यू कि ठेके मांगने वाले जो होते हैं वो और होते हैं, नौकरियाँ मांगने वाले जो होते हैं वो और होते हैं। इमरान इज़ नॉट वन ऑफ देम। हाँ, उनका अपना जर्नलिज़्म, उनकी सैलरीज़ जो हैं, शायद जो माज़ी में जब लास्ट टॉक शो जो टीवी का करते रहे हैं वो मरवत साहब को आइडिया ही नहीं है कि हाउ मच मनी ही वाज़ गेटिंग पेड और हाउ मच इनकम उनके यूट्यूब की है। मरवत साहब को कोई आइडिया नहीं है। उनका यहाँ से आइडिया होता है कि उनको कुछ दुनिया का पता नहीं है कि वो किस बंदे के बारे में क्या बात कर रहे हैं। थिर्डली, जनरल फैज़ से उनकी दोस्ती थी, उनको जनरल फैज़ ने ठेके दिलवाए, उनको ज़मीन दिलवाई चकवाल में, ये किया, वो किया। इमरान रियाज खान के पास वो ज़मीन ज़रूर है, लीज़्ड लैंड है, ख़रीदी है उन्होंने, मुझे उसका नहीं पता। जनरल फैज़ ने दिलवाया, मुझे ये नहीं पता। मुझे एक चीज़ का ज़रूर पता है कि जो लीज़ के ऊपर उनके पास लैंड है, वो जिस पे इमरान रियाज खान साहब ने लीज़ पे ली है, इन्होंने 10 गुना ज़्यादा कीमत देकर वो ज़मीन लीज़ पे ली है, जिस पे वो जिस भी किसी पार्टी या शख्सियत के पास इससे पहले वो ज़मीन लीज़ के ऊपर थी। सो अब वो निकल जाना पाकिस्तान से, उनका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो ये सवाल आप मरवत साहब कासिम सूरी साहब से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल आप अज़हर मशवानी साहब से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल आप उन तमाम लोगों से क्यों नहीं पूछते कि जो पाकिस्तान से गए और वो हिट लिस्ट के ऊपर थे? कि भाईजान जब पासपोर्ट ब्लॉक होते थे लोगों के, अदालतें जैसे हुक्म देती थी निकालने की, तो ये लोग सेम डे, एक दिन के गैप से पाकिस्तान से फ्लाई आउट कर जाते थे। लोगों ने निकले भी हैं। यहाँ पर ये नहीं था कि पूरे मुल्क का निज़ाम ही इन लोगों के खिलाफ हो जाता था, या शायद मरवत साहब को ये लगता है कि पूरे मुल्क का निज़ाम इनके खिलाफ हो जाता था। ऐसा नहीं। जहाँ पर आपके मुखालिफ होते हैं, वहीं पर आपके चाहने वाले, आपके कुछ हमदर्द भी होते हैं। सो जो मुश्किल औकात में अपने दोस्तों के साथ, अपने ताल्लुक़ वालों के साथ खड़े रहते हैं। हो सकता है कोई लोग ऐसे कासिम सूरी साहब जैसे और भी हों जो इमरान रियाज खान साहब के साथ खड़े रहें। मरवत साहब इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नाउ आई होप एंड आई प्रे कि वो अक्सर कहते हैं कि जिस मेरे खिलाफ किसी सहाफ़ी ने ये किया, मैं उसको नोटिस भिजवाऊँगा। इसके पास सबूत नहीं थे। लिहाजा आई होप एंड आई प्रे कि अब मरवत साहब ने जो कुछ किया है, जो गुफ्तगू की है इमरान रियाज खान साहब के बारे में, ये तमाम तर चीज़ों के सबूत भी मुहैया करें, वरना फिर ये बहुत ज़्यादती की बात है। आगे बढ़िए तो अभी पिछले चंद महीनों के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी ऑफर हुए हैं, नौकरियों से निकले। ये सिलसिला जिसके ऊपर ज़्यादा शोर मचा, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑफर हुए, नौकरियों से निकाला गया, लेकिन बहुत शोर नहीं मचाते लोग। ये कहानी स्टार्ट होती है समीना पाशा साहिबा से, उनको नौकरी से निकाला गया। उसके बाद अभी रिसेंटली काशिफ अब्बासी साहब ऑफ़र किया गया और उसकी खबर ब्रेक की ज़ुबैर अली खान साहब ने। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। ज़ुबैर ने ये खबर ब्रेक की। आज खबर ब्रेक करने वाला सहाफ़ी खुद खबर बन गया। ज़ुबैर एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इस्लामाबाद का, अमार मसूद साहब चलाते हैं उसको, वी न्यूज़ के नाम से। उसमें मुलाजमत करते थे। अपनी बीट जो उनकी पीटीआई है, उस पर कमाल की ग्रिप है, अंदर की खबरें निकाल के लाते थे एक्सक्यूज़ मी। और आज ये इत्तला आती है कि ज़ुबैर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। वजूहात क्या हैं? कुछ चंद ट्वीट्स हैं, कोई व्लॉग्स हैं, जो भी व्हाट्सएवर। लेकिन ये सहाफ़ती इदारों का चाल चलन नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि आप किसी के भी कहने पे निकाल दो, किसी भी कहने पे रख लो। जर्नलिज़्म एक बड़ा करेज का और बड़े पैशन का काम है, इसमें बड़ा बड़ा प्रेशर आता है। लेकिन एक चीज़ मज़े की है, ये हमारे जो फैसला साज कहीं पर भी बैठे हुए डिसीजन लेते हैं ना कि फ़लाने नू रख लो तो फ़लाने नू कट दो, इनकी अक्ल में एक बात नहीं आती और मैं इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ। भाइयों, जब तक एक बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, वो एक उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके कवायद-ओ-ज़वाबित हैं, वो उन कवायद-ओ-ज़वाबित वो उस तंज़ीम की, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अंदर रहते हुए, फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए काम कर रहा होता है। जब आप बिल्कुल आज़ाद कर देते हो ना लोगों को, तो फिर ये लोग
अपना जर्नलिज्म, अपनी खबर किसी भी किस्म की आती है तो फिर वो यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, खबर की वेटिंग ज़रूर होनी चाहिए, खबर का सबूत ज़रूर होना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए समीना पाशा कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं यूट्यूब के ऊपर। काशिफ़ अब्बासी साहब कल यूट्यूब के ऊपर आ जाए तो वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पहले ज़ुबैर को उस इदारे के लिए थोड़ी-सी तनख्वाह के लिए काम करना पड़ता था, खबरें ढूँढनी पड़ती थी, रिपोर्ट करना पड़ता था, फ़ील्ड में जाना पड़ता था। अब ज़ुबैर फुल फ्लेज अपने यूट्यूब के लिए इस फ़ील्ड में निकलेंगे और अब ज़ुबैर की एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ अब देखिएगा क्या छक्के मारेगा ज़ुबैर, क्योंकि पहले जो स्टोरीज़ रुक भी जाती थी ना, राइट लेफ्ट से रुक भी जाती थी, अब वो स्टोरीज रुकेंगी भी नहीं। तो अब ज़ुबैर के छक्के आप देखिएगा किस कदर बड़े होंगे। और फिर मैं समझने से कासिर हूँ कि लोग कैसे ये समझ लेते हैं कि वो किसी का रिस्क बंद करके उसको ब्लैकमेल कर लेंगे, किसी का रिस्क बंद करेंगे तो वो बैठ जाएगा, उसकी आवाज़ तबाना नहीं रहेगी। मुझे तो ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि आप किसी के रिस्क के ऊपर अटैक करते हो, अल्लाह उसका रिस्क भी कुशादा करता है, रिस्क भी बढ़ा देता है और उसको करेज भी और ज़्यादा देता है कि बेटे अब तुम और हिम्मत से काम करो, रब की ज़ात अब तुम्हारे साथ हमेशा रहती है वैसे तो। फिर अल्लाह उस फेज़ में आपको हिम्मत भी और देता है, जुर्रत भी और देता है। एंड द सेम केस यू विल विटनेस विद ज़ुबैर अली खान। एग्जैक्टली ज़ुबैर के साथ यही होगा कि ज़ुबैर का अब आप काम देखिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पहले भी ज़ुबैर बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ करते हैं पीटीआई की बीट की, अब ज़ुबैर उससे भी बड़ी-बड़ी और इससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ लेके आया करेंगे। लेकिन मुझे इंटेलेक्ट उसके ऊपर तरस आता है कि जो फ़ैसला साज़ हैं, जिनके कहने पे लोग रखे जाते हैं, जिनके कहने के ऊपर लोग निकाले जाते हैं और फिर मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर कि जो इस कदर डिपेंडेंट है निज़ाम के ऊपर कि वो ऑर्गेनाइजेशन को चला भी रहे होते हैं, उनके काबिल तरीन सहाफ़ी जो हैं उनके बारे में कॉल आती है एंड दे हैव टू सरेंडर। अच्छा सर, हम बंदा निकाल देते हैं। सो मुझे उन लोगों के ऊपर भी, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी तरस आता है। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने खुद से विटनेस किया, मुझे नौकरियों से निकाला गया, लेकिन मैं तब शोर नहीं मचाता था एक चीज़ के अंदर आके कि यार इन बेचारों के पल्ले क्या है, इनको मालिकान आप कहते हैं ना, कुछ मालिकान हमारी इंडस्ट्री के वो तो बेचारे चूचों से भी कमज़ोर हैं, कि उनके पल्ले ही कख नहीं होता था कि भाई फलाने को कट दो, ठीक नहीं सर निकाल दिया, सर निकाल दिया। सो क्या बंदा इसके ऊपर बात करे। बहरहाल ज़ुबैर स्टे स्ट्रॉन्ग, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह की ज़ात राज़िक है, वही इज़्ज़तें देने वाला है, वही इज़्ज़तें बढ़ाने वाला है इंशाल्लाह। एंड डेज़ टू कम यू विल सी आपका रिस्क बढ़ेगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी एंड आई एश्योर यू एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।